डॉक्टर रीमा, चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजलि एवं समस्त विद्यालय परिवार। इंटरनेशनल वेबिनार ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन अट्रैक्शन इफेक्ट इन पोस्ट कोविड-19 एरा। पोस्ट कोविड के महाव्यापक के बाद मनुष्य के व्यवहार और पर्यावरण पर विमर्श के लिए गोष्ठी आयोजन करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में सामान्यतः वर्तमान के प्रति ज्यादा सोचा जाता है। बहुत कम ऐसे विमर्श होते हैं कि भविष्य की भी चिंता करें। ये इतिहास में देखा गया है कि हर विश्व युद्ध और विश्वव्यापक के बाद मनुष्य के व्यवहार के साथ राजनीति, समाज, धर्म, आस्था, व्यापार, विज्ञान और तकनीक सब में अचानक परिवर्तन होता है। सामान्यतः तो ये गतिविधियां क्रमशः परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन अचानक किसी आपदा के आने से, युद्ध हो जाने से, अधिक संख्या में आपदाओं में मारे जाने से, अकाल से, बाढ़ से, सूखा से, विप्लव से परिवर्तन अचानक हो जाएगा। मनुष्य को अपनी जीवन शैली, अपनी सोच न चाहते हुए भी अनजाने में बदल जाती है। इस विमर्श पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य और अतीत के बीच में वर्तमान होता है जिसे हम आज जी रहे हैं। तो भविष्य की सोचने से पहले इतिहास का भी थोड़ा सा विवेचन होना चाहिए, तभी हम वर्तमान को ठीक तरीके से समझ पाए। कोविड-19 न विश्व की पहली महामारी है, न विश्व की अंतिम महामारी। ज्ञात इतिहास में महामारियां प्रत्येक काल में रही हैं। 5000 साल पहले आयुर्वेदिक टेक्स्ट में महर्षि चरक और सुश्रुत ने जनपदोध्वंस की चर्चा की है। जनपदोध्वंस का तात्पर्य होता है कि एक स्पेशल एरिया में, रीजन में किसी एक ही कारण से, एक ही लक्षण से युक्त रोग फैल जाए। कम से कम 2 से 20% आबादी एक सीमित समय में मारी जाए, उसका समय से चिकित्सा न किया जा सके, उसका नियंत्रण नहीं किया जा सके आसानी से, इसे जनपदोध्वंस आचार्य ने कहा। यही जब बढ़कर के पूरे राज्य में फैल जाती है तो इस एपिडेमिक डिजीज इसे कहा जाता है। जब यह अंतर्द्वीपीय स्तर पर फैल जाती है, पूरे विश्व में हो जाती है, तो इसे पेंडेमिक कह दिया जाता है। प्राचीन इतिहास में महामारियों का कारण खासतौर से सूखा, जल का अभाव और बाढ़ के बाद हुआ करती थी, जिसमें सबसे प्राचीन बीमारी महामारी कालरा और चेचक का उल्लेख मिलता है। चेचक और कालरा के विषय में आप लोक में जाएंगे तो उसका गहरा असर इतना पड़ा है कि उसे देवता की तरह से देवोत्सन में, पूजा में उसको ले लिया गया। इतनी गहरी महामारी थी। सम्राट अशोक की तीसरी पीढ़ी में नागार्जुन जब नालंदा के आचार्य हुआ करते थे, उस समय अवर्षण यानी सूखा से महादुर्भिक्ष पड़ा था। उस दुर्भिक्ष से राज्य की आर्थिक स्थिति भी जर्जर होने लगी थी। आज के वेबिनार जैसे आप आयोजित किए हैं, उस समय सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्यों का, विद्वानों की संगोष्ठी आयोजित की। विषय था दुर्भिक्ष और महामारी। सारे आचार्यों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन जो आचार्य नागार्जुन ने प्रेजेंटेशन दिया
उसमें यथार्थ और प्रैक्टिकल परियोजना उन्होंने बताई। उन्होंने अपने प्रयोगों के बल पर, आप जानते हैं कि आचार्य नागार्जुन एंशिएंट केमिस्ट्री के आचार्य, आयुर्वेद के आचार्य, उन्होंने कहा कि मैं पारा से सोना बनाऊंगा और स्वर्ण के उत्पादन से विपणन करके, व्यापार करके राज्य कोष को समृद्ध किया जाएगा और सोना इत्यादि धातुओं से भस्म का निर्माण करके विविध महामारियों और व्याधियों की चिकित्सा की जाएगी। राजा ने प्रोजेक्ट किया, उन्होंने पूरा किया और पुनः राज्य में समृद्धि की स्थापना की। हर महामारी में आचार्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि सत्ता, शासन और आचार्यों के बीच में एक विश्वास है, एक महत्व है, तो वास्तव में किसी महामारी को ध्वंसक होने से रोका जा सकता है। पाश्चात्य जगत में जेम्स बैक ने, जो वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं, खासतौर से रोगों का इतिहास उन्होंने लिखा है, उनके अनुसार दूसरी शताब्दी में 150 के आसपास प्लेग पूरे यूरोप में फैल गया था। उस समय मेसोपोटामिया साम्राज्य हुआ करता था। मेसोपोटामिया के 10% आबादी उस प्लेग से मारी गई थी। सामान्यतः महामारियां तो हर शताब्दी में खासतौर से एक चतुर्थांश में जरूर आती है, सामान्यतः प्रथम चतुर्थांश में, अंतिम चतुर्थांश में और कभी कभी मध्य में। लेकिन इस पेंडेमिक वैश्विक स्तर पर 2-3 शताब्दियों में एक महामारी आ ही जाती है। दूसरी शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य में महामारी आई थी। प्लेग से उस समय रोम साम्राज्य की 30% लोग मारे गए थे। 30% का तात्पर्य 10 करोड़ के आसपास उस समय। रोम साम्राज्य, सम्राट जस्टिशियन का साम्राज्य अफ्रीका से पूरे यूरोप में था, सबसे पावरफुल था। वहां पर दासों के द्वारा आर्थिक व्यवस्था थी, खेतों में काम करते थे, उत्पादन का काम करते थे। वहां के अभिजात्य वर्ग अपने आप को घरों में सुरक्षित कर लिया। खेतों में रहने वाले दास, सीमा पर लड़ाइयों में रहने वाले सैनिक मांस में मिले, संक्रमण फैला और आसानी से मारे गए। रोम की आर्थिक और सैन्य क्षमता दोनों कम होने के बाद सामंतों का विद्रोह हुआ और पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ठीक इसी के कुछ दिन बाद वांग वंश चीन में था, उसकी भी यही स्थिति हुई, वह साम्राज्य में विनष्ट हो गया। इससे का एक परिणाम बहुत बड़ा पड़ा। यहां से हम समाज में पड़ने वाले प्रभावों को देखते हैं। अभी पश्चिम में ईसाइया का उदय हो रहा था। इसके पहले वहां ट्रेडिशनल पारंपरिक धर्म था। इतने बड़े व्यापक से बहुत सारे लोगों के मरने से समाज में 2 तरह का प्रभाव पड़ा। एक आस्था का प्रभाव पड़ा, एक तर्क का पड़ा। जो लोग आस्थावान हुए तेजी से ईसाइयत की तरफ झुके, जो तर्कवादी थे वो विज्ञान और तकनीक की तरफ झुके। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। यह प्रक्रिया 1 शताब्दी बाद इस्लाम के उदय के बाद भी दोहराई गई। फिर 16वीं और 15वीं शताब्दी में प्लेग आया। सबसे पहले फ्लू, उसके बाद फ्लू आया, प्लेग के बाद जस्ट फ्लू आया। 15वीं 14वीं शताब्दी में बहुत बड़ी जनहानि हुई
आर्थिक स्थितियां डूबती उतराती रही और साम्राज्य टूटते बिखरते रहे, नए साम्राज्यों का उदय होता रहा, उसके अनुसार समाज में परिवर्तन होता रहा। इस तरह से सबसे भयानक स्थिति 1918 में 20वीं शताब्दी में आई, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। स्पेनिश फ्लू स्पेन से शुरू हुआ था, जैसे कोविड चीन से शुरू हुआ था, इसलिए उसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। स्पेनिश फ्लू में 10 करोड़ के लगभग पूरे विश्व में मारे गए थे। भारत में नाविकों के द्वारा आया था, कुंभ का मेला था उस समय। मेले में एक भयानक स्थिति में लोग मारे गए थे। उसके पश्चात भारत में भी राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हुए। लोगों के ऐसा एक भ्रामक सूचनाएं भी फैली कि भारत के लोगों को मारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह वायरस छोड़ा है, ये बीमारी छोड़ी है। उसके बाद आम पब्लिक आज़ादी की लड़ाई से जुड़ना शुरू की। प्रबुद्ध लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ा समर्थन मिला। सोचने का तरीका बदला, आर्थिक स्थिति बदली, रहन सहन बदला। इस तरह से महामारियां मनुष्य जीवन को, पर्यावरण को, व्यापार को, राजनीति को बड़े गहराई से प्रभावित करती है। आजकल एक विद्वानों का विचार आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति के शोषण से कोविड आया है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना। मुझे एक गतिशील प्रकृति के परिवर्तन का चक्कर लगता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के बाद हमारे यहाँ धीरे धीरे कृत्रिम प्रदूषण की गति तेज होती है। खासतौर से ये 19वीं शताब्दी में आकर के 20वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी मानकर चलो तो तकनीकी इजाद ज्यादा। 15वीं के बाद पहले पूर्व की स्थिति तो कंप्लीट पर्यावरण की स्थिति इतनी अच्छी रही कि लोग घोड़ों पर चलते थे, हाथियों पर चलते थे, बैलों से खेती होती थी, पशुओं से चलती थी। इसके बावजूद भी महामारियां आती रही, भयानक विध्वंस करती रही। अभी आप कोविड के समय का विश्लेषण करें तो पिछले 10 सालों में 2010 से सार्स, निपाह, बर्ड फ्लू, लगभग 4-5 प्रकार की महामारियां पूरे विश्व में आई। अब विश्व में आने का एक कारण है, आज हमारे आवागमन का साधन वैश्वीकरण जो हुआ है, जो ग्लोबल विलेज की कल्पना हुई है, जो प्रतिक्षण एक दूसरे से लोग आ जा रहे हैं, घंटे घंटे में अमेरिका से भारत, भारत से चाइना, व्यापार, आवागमन, शिक्षा, पर्यटन के रूप में बढ़ा है। तो कोविड ऐसी पहली महामारी है जो कुछ ही दिनों में पूरे विश्व में फैल गई। और आश्चर्य ये है कि इसके विकल्प में भी हम एक वैश्विक मॉडल अख्तियार कर रहे हैं। इसकी चिकित्सा और नियंत्रण के लिए मात्र एक डिजाइन, एक टेक्निक अपना रहे हैं, और सुविधाओं में जीने के कारण मनुष्य का सर्वाइवल पावर भी कमजोर हुआ है। मनुष्य की व्याधि क्षमत्व भी कम हुई है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में यह कहा जाता है कि किसी भी व्याधि में देश काल का प्रभाव होता है। चिकित्सा और व्याधि दोनों देश काल के अनुसार उसकी मारकता होती है और चिकित्सा की प्रभाविकता होती है।